हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड टू लाइन सेगमेंट। तो जो प्रॉब्लम है पहले मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल कर दूंगा कि किस तरीक़ा से इसे सॉल्व करें। डेविड जे ग्रिफिथ की जो EMT की बुक है उसकी ये सॉल्व प्रॉब्लम्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, चाहे वो कम्पटिशन्स की दुनिया है, चाहे BSc MSc के एग्ज़ाम है, सभी जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। PCS में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि जो हमारा एक पूरा का पूरा एक लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, दिस इज द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो 2L है। सेंटर से L लेंथ इधर की तरफ है और सेंटर से L डिस्टेंस इधर की तरफ है, तो टोटल लेंथ जो है वो 2L है। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, जो टोटल जो लेंथ है उसकी कवर्ड वो हमारी जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो हमारी 2L है। तो ये 2L यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा जो पोर्शन है वो 2L हो गया। यहाँ से सेंटर से इधर की डिस्टेंस भी L होगी और सेंटर से इधर वाली डिस्टेंस भी L होगी, जिससे ये पूरा का पूरी जो लेंथ है वो 2L कवर होगी। तो क्वेश्चन ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस है और प्रॉब्लम्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में वो चार्ज हमारा DQ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है और DQ की जो वैल्यू है वो लाइन चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से हम लिख पाएंगे लैम्डा इक्वल टू Q/L, या हम dQ/dx लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ होगी dQ/dx, जहाँ dQ क्या होगा, जो हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है इसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारी dQ होगी। अब यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले सेगमेंट से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस पॉइंट पर हमें निकालना है जो कि सेंटर से Z डिस्टेंस पे है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो वी वांट्स टू एवल्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस Z फ्रॉम द सेंटर। जो लाइन सेगमेंट का सेंटर है उससे Z हाइट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एवल्यूट करना है। तो यहाँ के जो सेगमेंट है इस सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी। और सिमिलरली जितनी दूरी पे ये रखा है इतनी दूरी पे एक चार्ज और इधर एज्यूम कर ले, और यहाँ पे जो चार्ज है उस चार्ज के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से और जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस लाइन को मिलाने वाली रेखा के जो टेंजेंट उस पर प्लॉट की जाती है उसके अनुदिश होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इधर से जो एवोल्यूट करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मैंने इसमें दिखाई है। फिर हम इसमें देखेंगे कौन से जो सेगमेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कैंसिल आउट होंगे और कौन से जो सेगमेंट हैं वो हमारे ऐड होंगे। तो इसमें जो सेगमेंट है इस वाले का ये एंगल हमने है थीटा लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रायंगल में। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी डिस्टेंस को हम x ले लें, ये Z है तो ये जो ये वाली ये जो हो जाएगा इस ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी Z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में जब हम cos थीटा निकालेंगे ये एंगल 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू जो हमारा ये बेस है दिस वन अपॉन ये जो हाइपोटेनियस है इसके इक्वल होगी। तो cos थीटा जो हमारा यहाँ पे एवोल्यूट होगा उस cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू Z अपॉन अंडर रूट Z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस विल बी वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा जो हमने एवोल्यूट किया है दिस अपॉन दिस, तो cos थीटा क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेस अपॉन पर जो हाइपोटेनियस होता है उसे हम cos थीटा बोलते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से एवोल्यूट कर ली है और उसके बाद में क्या करें कि छोटे से सेगमेंट के कारण यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ एवोल्यूट कर लें, या इधर की इस जो छोटा सा सेगमेंट यहाँ ले रखा है इसके कारण यहाँ कैलकुलेट कर लें। सिमेट्री हमें ये सजेस्ट कर रही है कि जो केस यहाँ होगा ऐसा ही केस यहाँ होगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ डिस्टेंस भी L है और यहाँ भी L है। अब हम अगर यहाँ से ध्यान दें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात को देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका जो कंपोनेंट दिस वन जो जा रहा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक जो कंपोनेंट है इसका इधर आएगा, एक इधर जाएगा इस वाले कंपोनेंट को। और जब इसका कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो हमारा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग होगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सिमेट्री से जो ये दोनों कंपोनेंट हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैं
एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंटों को ऐड करेंगे और कौन से कंपोनेंटों को हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ से जो सेगमेंट है, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया है और यहाँ से भी एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट लिया है। डी एक्स इसकी जो है वो विड्थ है जिसमें चार्ज रखा है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें कौन से कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इधर के कौन से कंपोनेंट और इधर के जो कंपोनेंट आएंगे वो कंपोनेंट इनके कौन कौन से कैंसिल आउट होंगे और कौन से ऐड होंगे। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो इधर जा रही है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है। तो ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, इनके जो ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इन्हें इधर की दिशा में लाएं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, डायरेक्शन से ही पता चल रहा है, और ऊपर वाले जो कंपोनेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस छोटे से सेगमेंट के कारण डी की जो वैल्यू होगी, पहले हम डी लिख दें, तो डी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि डी जो होता है छोटे से सेगमेंट के कारण जिसमें चार्ज डी क्यू है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का जो मतलब होगा वो इस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा इस पॉइंट पे जो हम इसके कारण निकाल रहे हैं, तो अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इधर की तरफ आया है। और जो इसका कंपोनेंट है वो जा रहा है इधर कॉस थीटा। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे डी ई कॉस थीटा और इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फैक्टर से। मैं समझाता हूँ ये हमने ऐसा क्यों किया है ई नेट निकालने के लिए। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम इसका इंटीग्रल लगा देंगे। इधर भी इलेक्ट्रिक जो हमारा इसके अंदर ऊपर पूरे का पूरे एक्सप्रेशंस के ऊपर इंटीग्रल लगा देंगे। इंटीग्रेशन सदा तब लगाते हैं जब चार्ज हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होता है, और समेशन सदा हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे चार्ज जो है वो डिस्क्रीट होते हैं कंटिन्यूस की जगह। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि पूरी जो हमारी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है इस पर पूरे पे फैला हुआ है चार्ज, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशंस लेंगे। और ये 2 फैक्टर हम क्यों लेंगे, क्योंकि डी कॉस थीटा तो इसके कारण आएगा, और जो हमारा इधर वाला सेगमेंट है इसके कारण भी डी कॉस थीटा आएगा। तो डी कॉस थीटा 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है ये भी थीटा होगा, और ये जो डी है इधर जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा आएगा। तो दोनों सेगमेंटों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। और जैसे ये ऐड होंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा 2D कॉस थीटा हो जाएगा। और इंटीग्रल हम इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमारा पूरे का पूरा चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लगा देंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू रख दें और इसे सॉल्व करना शुरू करें। ये हमारा और जो वैल्यू है ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑब्टेन होगा। और कॉस थीटा हमें यहाँ डायग्राम से पता चल रहा है, मैंने पहले ही ऑलरेडी वैल्यू लिख दी है। कॉस थीटा हमारा होगा जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 फैक्टर जो हमारा ये दिस वन है, तो इंटू 2 कर लें। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने इसमें पुट कर दी है। कॉस थीटा की वैल्यू थी जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 फैक्टर ये ले लिया है। और डी क्यू की वैल्यू यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ है। और डी क्यू अब हमें जो लेना है वो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। डी क्यू होगा हमारा लैम्डा इंटू डी एक्स। तो डी क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे पुट कर दें डी क्यू की जगह पे, और ये हमारा एक्सप्रेशंस ऑब्टेन हो जाएगा। जो फैक्टर्स हैं जो हमारे डी क्यू की वैल्यू को पहले सबसे पहले लिख दें, डी क्यू इजकल टू लैम्डा डी एक्स अपॉन यहाँ से वैल्यू ले लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2 फैक्टर ऊपर ले जाएं दिस वन, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जेड। और डी क्यू की जगह पे हम लैम्डा डी एक्स रख चुके हैं, जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर तो यहाँ पर 1 होगी और हाफ यहाँ से आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट चाहिए हमें एक्स की, तो क्योंकि 2 फैक्टर हम ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मतलब हम इसका कंट्रीब्यूशंस और इसका कंट्रीब्यूशंस, क्योंकि 2 फैक्टर से हमने लिया है तो केवल अब एक फैक्टर देखेंगे एक्स की लिमिट का 0 से लेकर एल, क्योंकि 2 फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। दोनों का मतलब इस सेगमेंट के कारण और इस सेगमेंट के कारण, दोनों के कारण यहाँ 2 फैक्टर आ चुका है। तो अब एक्स की लिमिट केवल एक फैक्टर के लिए लेंगे 0 से लेकर एल तक। तो एक्स की लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दें
x बराबर 0 से लेके l, ये हमारा एक्सप्रेशंस आ जाएगा। जो x पे क्वांटिटी निर्भर नहीं कर रही हैं उन टर्मों को बाहर ले आए तो ये हमारा एक्सप्रेशंस हमें ऑब्टेन हो जाएगा 2 लैम्डा जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखें क्या वैल्यू ऑब्टेन हो गई, इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2, ये हमारा आ गया। और x की जो लिमिट है वो आ जाएगी हमारी 0 से लेके l। अब इसके बाद हम इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व करके हम पूरे एक्सप्रेशंस को इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा, इस पूरे इंटीग्रल के बाद जो सॉल्यूशंस हमें मिलेगा वो हमें e मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद में, e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा l अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एक्सप्रेशन से ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमारे इस पूरे सेगमेंट के कारण इस पॉइंट के ऊपर मिलेगी। इसको पॉइंट को हम P बोले दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशंस से इसे सॉल्व कर सकते हो, या एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कुछ मान लें, या x को कुछ देर के लिए जेड टेन थीटा मान लें। उसके बाद में इसका सॉल्यूशंस इंटीग्रल का इजी है, हम सॉल्व कर सकते हैं। और x की लिमिट को 0 से लेके l रखेंगे तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करके यहाँ दिया है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस। इसके बाद में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो अगर क्वेश्चंस में है इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछता है तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ये मार्क कर देंगे। और अगर हम 2 लैम्डा एल की बात करें तो लैम्डा जो है वो डी क्यू अपॉन डी एक्स था, पूरी पे चार्ज हमारा क्यू था। और अगर पूरे के पूरे साथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह समान है तो जो x है वो पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा dx को जब इंटीग्रेट करेंगे, dq को इंटीग्रेट करेंगे तो q आएगा, और dx को इंटीग्रेट करेंगे x को 0 से लेके l तक, तो यहाँ से हमें वैल्यू जो आ जाएगी वो 2l आएगी। तो q जो हमारा आ जाएगा, q आ जाएगा q इक्वल टू लैम्डा इंटू 2l। तो इस लैम्डा इंटू 2l जो हमारा ये एक्सप्रेशन 2 लैम्डा l मिल रहा है, इसकी जगह q लिख दें तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशंस। ये चार्ज के टर्म्स में है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। उसके बाद इसके कुछ स्पेशल केसेज होंगे, मैं स्पेशल केसेज यहाँ पर बता देता हूँ। जब हमारा जेड की वैल्यू एल के मुकाबले बहुत बड़ी होगी, ये पॉइंट बहुत दूर होगा यहाँ से, तो ये इसके पूरे सेगमेंट के कारण जो चार्ज हमारा पूरा का पूरा 2l लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था q, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी इस जेड के मुकाबले इस l को जब बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये वैल्यू इग्नोर कर दी जाएगी। जेड यहाँ से बनेगा अंडर रूट जेड स्क्वायर से जेड, और जेड ये बनेगा, तो ये एक्सप्रेशंस बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर, जो हमें ये बताएगा कि जो हमारा ये पूरा का पूरा सेगमेंट है वो ऐसे महसूस हो रहा है जब दूर पॉइंट से हम देख रहे हैं जैसे पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये चार्ज क्यू पूरा का पूरा इस पॉइंट पर रखा गया है। और इससे जेड डिस्टेंस के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है पूरा का पूरा, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा अगर ये पॉइंट P बहुत दूर है। और इसलिए क्या होता है कि जब हमारा कोई भी चार्ज फैलाव पर होता है और उसे बहुत दूर जाके देखा जाता है तो उस समय पॉइंट चार्ज की बिहेव करता है। और पॉइंट चार्ज अगर Q है और जेड डिस्टेंस पे हम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, काफ़ी पूछा जाने वाला एक्सप्रेशंस है, खासतौर से जो ये इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। और इसमें ये भी पूछ लेता है कि जो हमारी जेड की वैल्यू देगा क्वेश्चंस में, q देगा, l देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एवोल्यूट करा लेगा। तो इस फॉर्मूले को सिंपली अप्लाई करें और सिंपल अप्लाई करने के बाद में यहाँ से जो वैल्यू है उसे आसानी के साथ में कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीक़ा से इसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके अलावा इसकी एक जो हमारी लिमिट है, एक दूसरे फॉर्म इसकी पूछी जाती है कि अगर ये e की वैल्यू यहाँ से देखें, इस वाले फॉर्मूले को फिर से एक बार देखें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 लैम्डा अपॉन इस l को नीचे डिवीज़न में ले जाएं। जैसे इसे डिवीज़न में लेके जाएंगे तो जेड ये आ जाएगा, हमारा जेड स्क्वायर अपॉन
एल स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। जब हम इस एल से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो एल अपॉन एल यहाँ तो 1 बन जाएगा, और जब एल को एल से डिवाइड कर रहे हैं तो अंडर रूट में 1 अपॉन एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1 बनेगा उससे। और जब हमारा एल इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, मीन्स अगर ये सेगमेंट बहुत लंबा है, स्ट्रिक्ट लाइन सेगमेंट की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्सप्रेशंस एल की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये एक्सप्रेशंस 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये एक्सप्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑब्टेन हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड। ये एक्सप्रेशंस इस फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये फॉर्म भी पूछी जाती है, और ये फॉर्म भी पूछी जाती है, और ये फॉर्म भी पूछी जाती है, ये तीनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब स्ट्रिक्ट लाइन सेगमेंट की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और ये पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो जो हमारा लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड हो जाएगा। जेड जहाँ पे सेंटर से जो पॉइंट जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसकी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ से बनेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जब लेंथ जो है वो इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करती है और पॉइंट पी पे हम जेड डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं लाइन सेगमेंट के कारण। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था डेविड जे ग्रिफिथ की सॉल्व प्रॉब्लम्स। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम आपकी समझ में आई होगी। एक इंटीग्रेशन से इसे ज़रूर सॉल्व करके देखें, और अगर दिक्कत आती है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में तो मैं आगे एक संक्षिप्त एक वीडियो दे दूंगा जिसमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करा दूंगा। नहीं तो इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करके देखें, मुझे उम्मीद है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो चैनल है उस पर मैं लगातार डेविड जे ग्रिफिथ के सॉल्यूशंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लगातार अपलोड करूँगा, तो इसके कंटेंट को देखते रहें और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है उसे पूछते रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।